नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। खैर, उनके पास अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं सरायकेला जिला में आए हुए हैं। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र है और हमसे जुड़े हैं सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष जी हैं, मनोज चौधरी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इन 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तो पहले तो मनोज जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, बताइए कि जनता ने जब आपको सरायकेला नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र में उपाध्यक्ष के पद पे आपको चुनने का काम किया, चूँकि पार्टी लेवल पे हुआ था, जनता ने आपको चुना। तो इन 5 वर्षों में 4-4.5 साल का वक्त गुजर चुका है और निर्वाचन आयोग सोच रही कि समय से पूर्व चुनाव करा लें। तो ये बताइए कि अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ पूरे नगर पंचायत में? देखिए, सरायकेला का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है और यहाँ प्रिंसिपल स्टेट था, राजा महाराजाओं का शासन था और सरायकेला ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 राज्यों का शासन देखा है और आज ये झारखंड में है। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ के उड़िया भाषा भाषी हैं और उड़ीसा से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों का लगाव है। लेकिन इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था इतने सालों से और इतना गौरवशाली इतिहास रहा, वो हो नहीं पाया और सरायकेला दिन पर दिन पिछड़ता है। पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे वे इसके प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं थे और जिसका खमियाजा जनता भुगत रही है। वो आप भी सरायकेला में घूमे होंगे, तो जो इसको मुकाम मिलना चाहिए था और जहाँ तक सरायकेला पहुँचना चाहिए था वो अभी तक पहुँच नहीं पाया है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 4.5 सालों में सरायकेला की जो ढांचा है, विकास का ढांचा है, उसको काफ़ी हद तक ठीक करने की एक कोशिश की है और उसमें हम लोग सरायकेला की जनता और हमारे जो नगर पंचायत का वर्तमान बोर्ड है उसके सहयोग से हम लोग सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी आप सरायकेला में घूमेंगे, जितना साफ सफाई है और तरीके का शहर है इसमें आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल, जब मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो खासकर साफ सफाई का जो है, और यहाँ पे कई मंदिर भी हैं और यहाँ का जो है एक प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार भी है, वहाँ भी गया, वहाँ के लोगों से बात किया। देश दुनिया कई राज्यों से लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, मिठाई खरीदने के लिए भी आते हैं। कई लोगों से बात किया और कई लोगों से मैंने ये भी बात किया कि यहाँ के जो नगर पंचायत क्षेत्र है क्या डेवलपमेंट हुआ, उस पर भी बातचीत हुई। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो करीब करीब कितने लोगों को इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड बनाने के साथ साथ सड़क, नली, गली का निर्माण हुआ आपके नेतृत्व? आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य भी होगा और हम लोग को खुशी होती है कि सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में कुल मकान 3000 के आसपास हैं और उसमें 700 मकान प्रधानमंत्री आवास के हम लोगों ने 4.5 साल में सैंक्शन किया है, जो कि एक भारत में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि 25% लोग यहाँ पर जो मकान है वो प्रधानमंत्री आवास के हैं। और हम लोग अभी लाभुक खोज रहे हैं, लाभुक नहीं मिल रहा है। हम लोग जो किफ़ायती आवास जो घटक 3 जो भारत सरकार की स्कीम है, सबको घर हो जिसका ज़मीन नहीं हो, वैसे 60 मकान हम लोग निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी हम लोग दुर्गा पूजा के बाद उन लोगों को उनकी चाबी सौंप देंगे। और आधारभूत संरचना की बात करें तो सड़क, रोड, नाली लगभग जो मुख्य जगह बन गई है, सरकार से आवंटन काफ़ी कम मात्रा में आता है और एक लिमिट मात्रा में आता है। उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए लगभग जितने मुख्य मार्ग हैं और मुख्य सड़क है वो उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सामुदायिक शौचालय भी यहाँ पर 6 हैं, सामुदायिक वार्ड केंद्र भी 4 हैं और खूब बड़ा टाउन हॉल है, मैरिज हॉल है। बाकी आपका हर जगह आधारभूत संरचना का यहाँ पर किसी प्रकार का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम हो, पेंशन का काम हो, स्ट्रीट वेंडर का काम हो। पेंशन योजना तो ब्लॉक के द्वारा देखा जाता है, लेकिन हम लोग भी उसमें अपना प्रयास करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभान्वित मिले, गरीब
कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही कोविड काल में, उसको भी हम लोग 100% लोगों को उसका लाभ मिले, उसको भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। बाकी उज्ज्वला योजना हो, आपका आयुष्मान कार्ड हो, और बहुत सारी केंद्र योजना है, राज्य सरकार की योजना है, जो लाभुक को जानकारी के अभाव में या कुछ पदाधिकारी के लापरवाही के कारण समय पर मिल नहीं पाती, उसको भी हम लोग लाइजिंग करके, लाभुक कहीं पर परेशान नहीं उसको भी हम लोग लाइजिंग कराते हैं। और इस क्षेत्र में कोई भी सरायकेला जो क्षेत्र के जितने नगरवासी हैं, किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, एक फ़ोन में हम लोग उपलब्ध रहते हैं। अच्छा बताइए कि आप एक फ़ोन पे उपलब्ध रहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो आपको लगा है कि ये जो काम हुआ है बेहतर हुआ है, कोई आपके नज़र में? देखिए, सरायकेला का जो अनुमंडल कार्यालय है, ये बहुत पुराना अनुमंडल है, और यहाँ 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसको जिला बनाने का काम किया गया मोदी जी के नेतृत्व में, और इस क्षेत्र के माननीय अर्जुन मुंडा के सहयोग से सरायकेला जिला बना। और जिला बनने के बाद इस क्षेत्र का विकास निश्चित तौर पर हुआ, लेकिन एक साजिश के तहत यहाँ से जो उपायुक्त का कार्यालय था सरायकेला शहर से बाहर कर दिया गया, और यहाँ के जो उस समय के नेता थे किन्होंने इसका विरोध नहीं किया, और धीरे धीरे बहुत सारी कार्यालय यहाँ से एक षड्यंत्र की तरफ बाहर कर दिए गए। चूँकि ये क्षेत्र विश्व के प्रसिद्ध नृत्य छऊ नृत्य की जननी है, छऊ नृत्य यहाँ से निकला है और यहाँ से बढ़ा है और देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। छऊ नृत्य यहाँ का एक बहुत बड़ा नाम के लिए, और साथ साथ सब पद्मश्री मिल चुके हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतनी छोटे कस्बे में 7 पद्मश्री मिलना अपने आप एक मायने रखता है। उसके बावजूद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और या यहाँ के स्वयंभू नेता जो हैं, उन्होंने इसके विकास के लिए कभी काम नहीं किया, और जिसका खमियाजा पहले महीने जैसा बताया आज तक जनता भुगत रही थी। और पिछले दिनों इसी क्रम में अनुमंडल कार्यालय, जो कि काफ़ी पुराना अनुमंडल सरायकेला है, उसको भी एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत शहर से बाहर किया जा रहा था, करीब 7-8 किलोमीटर दूर में एक वीरान जगह पर। और लोगों ने इसकी जानकारी मुझे दी और मुझे भी इसका दर्द और तकलीफ महसूस हुई, और उसके चलते हम लोगों ने सरायकेला वासियों से मिलकर इसके लिए आंदोलन किया। बाजार बंद हुआ, सड़क जाम हुई और धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बावजूद भी सरकार अनसुना हम लोगों का आंदोलन को किया गया। उसके बाद हम लोगों ने 5 दिनों तक अनशन किया गया। ठंडा का समय था, काफ़ी कड़ी ठंड थी, और 5 दिनों के अनशन के बाद ये सामने जो नगर पंचायत कार्यालय के सामने जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये अनुमंडल कार्यालय बन रहा है, और ये हम लोगों का प्रयास है। और सरायकेला में अनुमंडल कार्यालय बस 1 महीना में खुलने वाला है, उद्घाटन हो जाएगा। ये सरायकेला की जनता की बड़ी कह सकते हैं कि आपके पहल से और आपके जो नगर पंचायत के पहल से यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम है कि यहाँ पे एक अनुमंडल कार्यालय जो खुल रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको मिल जाता है, और इस बार जो है पार्षदों के विषय उप महापौर उपाध्यक्ष का पद चयनित होगा, तो इस बार आप कैसे देखते हैं, कैसे फाइट करें? नहीं, इसमें तो ऐसा है ना, जो हम लोग के अध्यक्ष का पद था इस बार जनरल होने वाला, सामान्य है, तो इस बार हम लोगों ने अध्यक्ष की तैयारी की है। और जनता का प्यार इसी तरह मिला तो सरायकेला में जो ऐतिहासिक बहुत सारे काम हैं, उन सबको हम लोग जनता के सहयोग से पूरा करेंगे। इस बार आपने अध्यक्ष पद के लिए अपने मन बना है कि इस बार जनरल मतलब हो जाएगा तो फाइट करें जी। अच्छा बताइए कि अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो इस पूरे नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपका रोड मैप हो? देखिए, सबसे पहली बात है, किसी भी निकाय के लिए या किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ता है। और हम लोग के पास ये एक कमी सोचिए या हम लोग का प्रयास की कमी सोचिए कि हम लोग अभी तक यहाँ पर एक रोड मैप नहीं बनाए हैं कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए और किस विषय पर काम करना चाहिए, किस विषय से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए, इस विषय पर काम करना। तो ऐसा हम लोग के पास अभी तक कोई एजेंडा नहीं है कि किस विषय पर काम होना चाहिए और किस विषय की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो मूल समस्या अभी तक है, लोगों का रोजगार का समस्या है,
आज एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। दूसरा है ये जो हम लोग के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम लोग आने वाले समय में ये शाम को 5 बजे टापू बन जाता है और ये हमेशा हमको चुभते रहता है कि यहाँ पर 24 आवर लोगों को कम्युनिकेशन मिले, वो नगर पंचायत का सहयोग हो या राज्य सरकार का सहयोग हो या केंद्र सरकार का सहयोग, हम लोग उस दिशा में काम करेंगे कैसे लोग यहाँ 24 घंटा सहजता से अपना आवागमन करें। अच्छा बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोगों ने नज़दीक से मदद किया। जब कोरोना का पीक आवर था, हमारी संस्था श्री कालूराम सेवा ट्रस्ट ने यहाँ पर जहाँ देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रही थी, ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, मास्क नहीं मिल रहा था, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, तो हमारी संस्था श्री कालूराम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने लगातार कैंप के द्वारा लोगों के घर में जाकर, जैसे जहाँ पर ऑन कॉल में कोरोना में हम लोग यथासंभव यहाँ पर हर लोगों को मदद किया। और हमें गर्व है कि इस क्षेत्र में जैसे पूरे देश में कोविड से संबंधित दवा की, ऑक्सीजन की और अन्य सामान, और हम लोगों ने कोरोना काल को कालूराम सेवा ट्रस्ट और विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र में हम लोगों ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया और उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने ही मिला। यहाँ पर कोरोना से खूब ज़्यादा हानि नहीं हुई। चलिए, कोरोना से ज़्यादा हानि नहीं हुआ और कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? देखिए, होल्डिंग टैक्स जो राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया और भी राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना काल था 2 साल का, उसमें लोग काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और अभी भी कोरोना काल चल ही रहा है। लोगों के जीवन की गाड़ी पटरी पर अभी तक नहीं आ पाई है और इस बीच में किसी प्रकार का लोगों के ऊपर बोझ डालना, होल्डिंग टैक्स हो या और किसी प्रकार टैक्स हो, ये इस समय उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है आज पूरे देश की, झारखंड की और सरायकेला की खूब अच्छी नहीं है। लोग अभी तक, बहुत से लोगों ने अपने परिवार को खोया है, बहुत से लोग अभी मेडिकल में हैं और अभी भी सीजनल बीमारी से लोग कोरोना जैसा भय से भयभीत हैं, बुखार हो जाने से भी। तो खूब अच्छी घर की माली हालत नहीं है, हम लोग तो प्रत्येक परिवार से सीधे जुड़े हुए हैं। तो इस समय में इस प्रकार का शुल्क की बढ़ोतरी किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक संसाधन और हम लोग को, लोगों को जो सुविधा उपलब्ध कराना है, उसके लिए हम लोग को शुल्क लेना भी आवश्यक है। तो शुल्क बढ़ाया गया है, लेकिन शुल्क की जो मात्रा है अचानक 3 गुना 4 गुना करना, वो तर्क संगत नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। तो इसमें सरकार को हम लोग चाहते हैं पुनर्विचार करे। सब चीज़ में सरकार पुनर्विचार कर रही है और जहाँ तक टैक्स बढ़ाने का जो दायरा है 5%, 10%, 15% या 25% तक भी बढ़ाए तो व्यक्ति टॉलरेट अधिकतर लोग कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार का जो शुल्क है, ये सीधा लग रहा है कि आपका हिटलर वाला एक कानून थोप दिया गया है और लोगों के हमेशा फोन रहता है कि हम शुल्क जमा नहीं करें। हमसे लोग क्यूरी करते रहते क्या होगा, जिसका 1000 शुल्क था उसको 4000 देना, जिसका 10,000 था 40,000 देना। तो लोग काफ़ी सशंकित हैं और एक सरकारी उपक्रम है और न चाहते हुए दुखी मन से बहुत लोगों ने शुल्क जमा किया है और बहुत लोग शुल्क जमा करेंगे और जो नहीं दे पाएंगे उसके लिए सरकार हमेशा डंडा घुमाती है, ऐसा कर देंगे, संपत्ति जब्त कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये भय का ही माहौल में लोग जी रहे हैं। तो इस प्रकार एक लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सरकार को पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। अच्छा बताइए कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना, नेक्स्ट टाइम आप अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे, जनता ही चुनेगा। तो भारत का जब संविधान एक है और MP MLA को भी जनता ही चुनता है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या इसके लिए भी बोर्ड में आवाज़ उठाएं? देखिए, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न उठाए हैं। ये प्रश्न जल्दतर कोई पत्रकार या संवाददाता इसको नहीं रखता है, लेकिन हम लोग की आवाज़, जनता की बात सुने, हम लोग का भी दर्द आप महसूस किए, तो उसके लिए धन्यवाद है। हम लोग देखिए छोटी निकाय में हैं और जो भी छोटी निकाय होती है वो तीसरी सरकार होती है और जनता का सीधा संवाद हम लोगों से ही होता है। वो आपका विधायक और सांसद को खोज के भी
खोज नहीं सकती है, क्योंकि उनका दायरा खूब बड़ा। तो जितनी भी जन समस्या मोहल्ला से लेकर वार्ड से लेकर नगर पंचायत क्षेत्र की, सीधे उनके सुख दुख और सुविधाओं में हम लोग सीधे जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का भी साथ हम लोग का बहुत सारा ऐसा विषय आ जाता है, उनको आर्थिक मदद करनी पड़ती है, उनका सहयोग करना पड़ता है, और हम लोग फुल टाइम अपने इस जो जनता की सेवा से निकल नहीं पाते, क्योंकि हम लोग सीधे जुड़े हुए हैं और हम लोगों का घर और जनता का घर कोई दूरी नहीं है। तो सब दिन भर हम लोग के बीच जुड़े रहते हैं और हम लोग से यथासंभव मदद की आशा रखते हैं और हम लोग उनकी आशा पे खरा उतरने की कोशिश भी करते हैं। अब जहाँ तक मानदेय की बात है और जो सुख सुविधा की बात है, उसमें जब एक संविधान है और जब जनप्रतिनिधि का जब आप एक उसमें आप जब एक हम लोग को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधि वो गांव के मुखिया हो या वो गांव के वार्ड सदस्य हो या नगर निकाय के वार्ड सदस्य हो या मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, उनके प्रति भी सरकार को सदन में विचार करना चाहिए, क्योंकि सीधे जनता से जुड़ा हुआ कोई है तो नीचे स्तर की जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो हैं, और उनको जब तक आप नहीं सोचेंगे और जब तक उनके लिए एक रूपता आप कायम नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में लोकतंत्र और सही मायने में सेवा करना संभव नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार है या समय पर चुनाव? देखिए, ये तो आपका संवैधानिक मामला है और इसके लिए निर्वाचन आयोग सर्वोपरि है। और चुनाव की जहाँ तक बात आती है, तो चुनाव हम लोग अभी तैयार हैं, लेकिन एक जो डेकोरम है, 5 साल सरकार को पूरा करने का समय देना चाहिए, इसमें हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में हम लोगों को जो काम करना है और जो काम हम लोग को करना है, वो काम के लिए हम लोग को एक समय दिया गया। तो समय पर चुनाव हो तो बहुत अच्छा, और समय से पहले भी सरकार चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहती है तो हम लोग एकदम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ कोरोना का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार जो है 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट में इसे पारित कर दिया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? यह सही है या इस पर विचार भी करने की जरूरत है? देखिए, किसी भी कानून को संवैधानिक रूप से लागू करना संवैधानिक प्रक्रिया से ही हो सकता है, और संवैधानिक प्रक्रिया के बिना आप किसी कानून को कहीं पर लागू करना चाहते हैं तो कानून आपका आगे जाकर न्यायालय में फंस जाएगा। तो कोई भी कानून में जनता जो है 3.25 करोड़ जनता यहाँ की, उसको ध्यान में रखते हुए मूलवासी, आदिवासी और जो लोग यहाँ पर 30-40 साल से रह रहे हैं, और अखबार में विभिन्न लोगों का और कई रोज से आप लोग अखबार में लेख आ रहा है कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, और बाबूलाल मरांडी जी ने भी 2002 में इस नीति को लागू किया था। वो भी आज कह रहे हैं कि इस नीति में बहुत सारी खामियां थी। तो राज्य सरकार ये जो चुनाव आयोग का जो डंडा हेमंत सोरेन के ऊपर घूम रहा है, और भी बहुत सारे स्कैंडल उनके ऊपर घूम रहे हैं, और विपक्ष इतना दबाव हम लोग बनाए हुए हैं, तो वो इसको झेल नहीं पा रहे, और आनंद फानंद में बिना नीति बनाए इस प्रकार का संवैधानिक काम वो पूरा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं, वो मार्च महीना में सदन में कहे थे कि ये जो नियोजन नीति है, इसको बिना संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से राय लिए बिना लागू करना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जनता के बीच में बारूद का काम करेंगे, क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन एक पक्ष को आप बोलेंगे देंगे और दूसरा पक्ष को नहीं देंगे, तो बिना मतलब उस लोगों को कुछ मिला नहीं, लेकिन दोनों पक्ष लड़ जाएगा, क्योंकि आप उसको दिए भी नहीं, लेकिन देने का घोषणा से दोनों पक्ष में आपस में टकराहट हो जाएगा। तो इस प्रकार के शीर्ष पद में बैठ के ऐसा निर्णय से बचना चाहिए। अच्छा, केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, क्या ये सही है? देखिए, केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ फैसले आज जनता को भारी पड़ रहे हैं। तो किन कारणों से
ये निर्णय लिया गया है, इसका भविष्य में क्या परिणाम हम लोग को दिखेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो खाद्य सामग्री है वर्तमान में, खाद्य सामग्री एक नीचे तबके के लिए सबसे अहम चीज होती है। तो इस प्रकार के कर और इस प्रकार का व्यवस्था के लिए विचार विमर्श करके लागू करने से थोड़ा सा और अच्छा रहता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं मनोज जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पूरे नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, साथ साथ 1932 खतियान को लेकर भी इन्होंने बेबाक रूप से हर सवाल का जवाब देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद के पास और उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि आपने झारखंड की जो नगर निकायों की स्थिति है और आने वाले समय में नगर निकाय क्या कर सकती है, इसको आप प्रमुखता से इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसका आप लोगों तक पहुंचाएंगे भी। तो मैं वेब समाज को इसके लिए और आपको और आपकी टीम को सरायकेला नगर पंचायत की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।